Hello students, I am here with the 7th lecture of the chapter Indigo from your book Flamingo. Students, in the previous video we discussed that Gandhi ji was summoned by Sir Edward Gate. अब Sir Edward Gate कौन थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे और वो गांधी जी को बुलावा भेजते हैं, उनको पेश होने के लिए बोलते हैं, ठीक है। और वहाँ पे गांधी जी की 4 लंबी लंबी इंटरव्यूज चलती हैं सर एडवर्ड गेट के साथ। सर एडवर्ड गेट क्या बोलते हैं? ही टोल्ड देम टू फॉर्म अ कमीशन। वो एक कमीशन बनाने के लिए, एक संगठन तैयार करने के लिए बोलते हैं। वेयर द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स। उस कमीशन में कौन कौन था? उस कमिटी में कौन कौन थे? लैंडलॉर्ड्स थे, ज़मींदार थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, कुछ सरकारी जो अधिकारी थे वो लोग थे, एंड गांधी जी थे। और गांधी जी किसके तरफ से थे? सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फार्मर्स, पेजेंट्स के वो इकलौते प्रवक्ता थे, मतलब उनके साइड से बोलने वाले गांधी जी इकलौते थे। नाउ वी विल कंटिन्यू द रेस्ट ऑफ द चैप्टर। Gandhi ji remained in Champaran for initial uninterrupted period of 7 months and then again for several shorter visits. शुरुआत के समय में गांधी जी चंपारण में लगातार 7 महीने के लिए रहते हैं कंटिन्यूसली। जब ये पूरा आंदोलन चल रहा था तो गांधी जी जब बहुत ज़्यादा शेयर क्रॉपर्स को परेशान किया जा रहा था तो वो लगातार 7 महीने के लिए रहते हैं, पूरी इंक्वायरी करते हैं, चीज़ों को अच्छे से समझते हैं, बहुत सारी चीज़ें इस बीच में होती भी हैं। उसके बाद गांधी जी आ जा करके रहते हैं, बीच बीच में छोटे छोटे विजिट्स के लिए आते हैं, थोड़े थोड़े टाइम के लिए आते हैं, फिर चले जाते हैं क्योंकि उनके और भी जगह पे काम है। द विजिट्स अंडरटेकन कैजुअली ऑन द एंट्रिटी ऑफ एन अनलेटर्ड peasant in the expectation that it would last a few days occupied almost a year of Gandhi's life. अब गांधी जी का चंपारण आना वो क्या था? ये एक ऐसा विजिट था, एक ऐसी जर्नी थी ये, है ना, जिसमें एक अनपढ़ आदमी ने, एक अनलेटर्ड पेजेंट उनको कैजुअली बोलता है कि आप चलिए, आकस्मिक रूप से, मतलब अचानक, कि आप मेरे साथ ये समस्या है, आप बस मेरे साथ वहाँ चलिए, कुछ परेशानी है, ठीक है। और वो सोचो, मतलब कोई इमेजिन नहीं कर सकता है कि एक अनपढ़, एक निरक्षर किसान के कहने पे ऐसे ही आना हुआ उनका चंपारण। और ये जो कैजुअली आना हुआ वो गांधी जी के ज़िंदगी का पूरा 1 साल ले गया। मतलब गांधी जी वहाँ पे उस आंदोलन में शेयर क्रॉपर्स को न्याय दिलाने में और ये सारी चीज़ों में गांधी जी के ज़िंदगी के 1 साल चले गए। शुरुआत के दिनों में तो उस लगातार 7 महीने रहते हैं, उसके बाद वो आ जा कर के रहते हैं और ये सारी चीज़ें क्या चलती हैं, पूरे 1 साल तक चलती हैं। तो एक ऐसी यात्रा थी चंपारण, गांधी जी का आना एक ऐसा यात्रा था जिसमें एक अनपढ़ किसान उनको बस आकस्मिक रूप से कहता है कि बस विनती करता है ना, एंट्रिटी का मतलब विनती करता है कि आप आइए, इन द एक्सपेक्टेशन दैट इट वुड लास्ट अ फ्यू डेज। और गांधी जी ने भी सोचा था कि ठीक है, चलते हैं, जाएंगे, कुछ दिनों में काम होगा, वापस आ जाएंगे, यही उम्मीद थी, है ना। इसी भावना से वो वहाँ आए थे कि बहुत ज़्यादा क्या होगा, उसकी परेशानी को सुनेंगे, वहाँ सिचुएशन देखेंगे, समझेंगे, चीज़ों को ठीक करेंगे और आ जाएंगे। और इसमें महज कुछ एक हफ्ता लगेगा और कुछ दिन लगेंगे और फिर वापस आ जाऊँगा। लेकिन नहीं, इस पूरे सिलसिले में गांधी जी की ज़िंदगी के 1 साल लग जाते हैं, ठीक है। यानी कि गांधी जी चंपारण में पूरे 1 साल अपना बिताते हैं। नाउ द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल अ क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द पिग प्लांटर्स। अब क्या होता है कि जो इंक्वायरी बैठी थी, जो कमीशन था जिसमें सर एडवर्ड गेट ने बोला था कि एक ऑफिशियल इंक्वायरी बैठनी चाहिए, जो गांधी जी लोग कर रहे थे अपने साइड से, जो इंक्वायरी कर रहे थे वो ऑफिशियल नहीं था, क्योंकि वो लोग जो सबूत इकट्ठा कर रहे थे, जो चीज़ें तैयार कर रहे थे, वो आम लोग थे, है ना। ये गवर्नमेंट की तरफ से या जो अधिकारी थे उनकी तरफ से ना कोई ऑर्डर था, क्योंकि जो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ गवर्नमेंट के हक में होती हैं, मतलब जो अधिकारी होते हैं, सरकारी अधिकारी, उनके अंदर होती हैं। उन चीज़ों को हर इंसान ना देख सकता है, ना उसको पढ़ सकता है, ना उसको कोई हाथ लगा सकता है। तो अब क्या हो गया कि जब सरकारी इंक्वायरी हो रही थी, सरकारी जांच पड़ताल जब चल रही थी, तो उसमें एविडेंस के, सबूतों के क्या भर गए? क्रशिंग माउंटेन, मतलब पहाड़ लग गया,
क्रशिंग का मतलब दबोच लेने वाला, कुचल देने वाला, है ना। सबूत का ये पहाड़ लग गया, जो वहाँ के जो ब्रिटिशर्स हैं, जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं, उनको सबको क्या करेगा, इस पहाड़ तले कुचल देगा। एंड अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स, और बिग प्लांटर्स कौन थे, सारे के सारे ब्रिटिश ऑफिशियल, लैंडलॉर्ड्स, और इनके खिलाफ सबूत इतने इकट्ठा हो गए थे। एंड व्हेन दे सॉ दिस दे अग्रीड इन प्रिंसिपल टू मेक रिफंड्स टू द पेजेंट्स, और जब उन्होंने ये देखा कि इतने सारे सबूत हमारे खिलाफ इकट्ठे हो चुके हैं, तो पूरी जो सरकारी जांच चल रही थी उसमें इतनी गलतियां की थी उन्होंने, इतनी गलतियां की थी और इतना अन्याय किया था कि सबूत पे सबूत इकट्ठे हुए जा रहे थे, जिसका कोई क्या बोलते हैं, रोक नहीं था, जिसका कोई इलाज नहीं था, जिसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल सकता था। इंसान को सज़ा एक बार में एक ही चीज़ के लिए दी जाएगी, है ना। और ये इन लोगों ने इतनी गलतियां की थी। अब ये लोग देखे कि भाई इतनी सारी सज़ा मिलने से ज़्यादा अच्छा है कि हम लोग तो अच्छे फंसे हैं, है ना। इतनी सारी सज़ा से ज़्यादा अच्छा है कि अपनी गलती मानो और रिफंड के लिए बोल दो कि धन वापसी कर देंगे हम लोग, है ना। जो भी पैसा हमने लिया है वो हमको आपको वापस कर देंगे। तो दे सॉ दिस एंड दे अग्रीड, वो लोग ये सारी चीज़ें देखते हैं और इस बात पे मान जाते हैं कि उसूलों के अनुसार चलो हमसे गलती हुई है और उसूल के अनुसार हम लोग रिफ़ंड करने के लिए तैयार हैं, हम लोग पेजेंट्स को उनके पैसे वापस देने के लिए तैयार हैं, ठीक है। बट हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्क्ड गांधी जी। लेकिन अब सवाल ये आता है कि अब हम लोग देंगे कितना, हमारी गलती इतनी है और जितने सबूत निकले हैं, बात सिर्फ अभी यहाँ वहीं तक नहीं रह गई थी। जो कॉम्पनसेशन उनको देना था, जो शेयर क्रॉपर्स ने कॉम्पनसेशन भरा था और जो पैसे उन्होंने लिए थे, बात अब बस वहीं तक नहीं है सीमित। उनके पास्ट की गलतियाँ, उनके खिलाफ इतने सबूत निकले थे और उन्होंने इतना किसानों पे अत्याचार किया है, इतना सब कुछ, तो सबकी सज़ा रिफ़ंड नहीं हो सकती है। और सबके लिए क्या पैसे देंगे, कितना पैसा देंगे और कितनों को देंगे, ठीक है। तो ये लोग खुद ये सवाल करते हैं, इसका जवाब उनके पास खुद नहीं है, इसलिए वो लोग गांधी जी से सवाल करते हैं, लेकिन ठीक है हम लोग रिफ़ंड तो कर देंगे, लेकिन हम लोग को कितना पे करना पड़ेगा, आखिर हम लोग पैसे देंगे कितने, ये बहुत बड़ा सवाल था। तुम किस किस चीज़ के पैसे दोगे, ठीक है, तुम उस चीज़ के पैसे दे दोगे कि तुम अभी जो कॉम्पनसेशन लिया है वो तुम भर दोगे, उसके पहले जो तुम उन लोग से इलीगली काम करवा रहे थे, उन लोग के खेतों पे कब्जा करके रखा था, उन लोगों को सप्रेस कर रहे थे, बहुत सारे जितने भी अत्याचारों के एविडेंस निकले, अगर हर एक का कैलकुलेशन होने लगे तो ये लोग की पुश्तें वो नहीं भर पाएंगी, है ना। इसीलिए लोग खुद सवाल करते हैं आउट ऑफ गिल्ट कि आखिर हम लोग पे कितना करेंगे, है ना, जिसका जवाब इनके पास खुद नहीं है। दे थॉट he would demand repayment in full of money which they had illegally and deceitfully extorted from the sharecroppers। उनके दिमाग में भी इतना ही चल रहा था कि गांधी जी डिमांड करेंगे कि रीपेमेंट कर दो, धन वापसी कर दो, पूरा पूरा पैसे का धन वापसी, मतलब पैसे वापस कर दो, वो भी पूरा, और उन पैसों को वापस करो जो अवैध रूप से और धोखे से तुमने किसानों से, शेयर क्रॉपर से लिया है। ये लोग इस चीज़ की उम्मीद कर रहे थे कि ये लोग सिर्फ उतना ही पे करने के लिए हम लोग को बोलेगा जो हम लोग अवैध रूप से लिए हैं, इलीगली लिए हैं, और धोखे से उन लोगों से साइन करवा करके जो लिए हैं वो पैसे इन लोग हम लोग को वापस करने के लिए बोलेगा, उससे ज़्यादा क्या बोलेगा। ही आस्क्ड ओनली 50%, लेकिन गांधी जी, कुछ चल रहा होगा उनके दिमाग में, गांधी जी कहते हैं कि सिर्फ 50% वापस करो, मतलब तुमने जितने भी पैसे लिए हैं अभी तक उसका तुम 50% वापस कर दो। देयर ही सीम एडमेंट, और गांधी जी इस बात को लेकर के एकदम अडिक्ट है, ठीक है, मतलब एडमेंट का मतलब अडिक्ट, बिना हिले, उनकी बात को कोई पलट नहीं सकता था, उनके डिसीजन को कोई हिला नहीं सकता था, ठीक है। एडमेंट, वो अडिक्ट थे अपनी बात को लेकर के, बात पे। राइट्स रेवरेंड J.Z. Hodge, a British missionary in Champaran, who observed the entire episode at a close range। और ये जो लाइन है कि he asked only 50%, there he seemed adamant, there he seemed adamant, ये लाइन गांधी जी की बोली भी नहीं है या लुई फिशर की भी बोली भी नहीं है, ये वहाँ पे एक अधिकारी था, ब्रिटिश अधिकारी, जो ब्रिटिश मिशनरी चंपारण में था, उसका एक अधिकारी है जिसका नाम है रेवरेंड J.H. हॉज।
रेवरेंड जीजेड हॉज। ठीक है, ये एक अधिकारी थे वहाँ पे चंपारण में ब्रिटिश मिशनरी के। वो इन सारे मसले को बहुत क्लोजली, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे थे, इन सारी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे, बहुत ध्यान से देख रहे थे सारी चीज़ों को। उनको सब पता था कौन गलत है कौन सही है, और सब कुछ वो अपने आँखों से बहुत अच्छे से इन्होंने ऑब्जर्व किया था, सब कुछ बहुत अच्छे से देखा था। वो इस स्टेटमेंट को देते हैं कि देयर ही वॉज एडमेंट। ये लाइन आ सकती है, देयर ही वॉज एडमेंट। ये किसने बोला है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ ही कौन है, गांधी जी। ये पूरी लाइन किसने बोली है, रेवरेंड जेजेड हॉज ने बोली है। और ये कौन थे, ये ब्रिटिश मिशनरी के ब्रिटिश ऑफिशियल थे। ठीक है, चंपारण में जो था, तो वो ये बात बोलते हैं कि, और इस बात पे कि 50% हम लोगों को चाहिए, इस बात पे गांधी जी बिल्कुल अडिग थे। ठीक है, thinking probably that he would not give way, the representative of the planters offered to refund to the extent of 25%. जितने भी ब्रिटिश ऑफिशियल थे वहाँ पे, वो ये सोच रहे थे कि देखो हम लोग कुछ भी बोले, गांधी जी मानने वाले में से तो है नहीं, गांधी अब नहीं मानेगा, लेकिन फिर भी एक बात रख के देखते हैं। ठीक है, वहाँ पे जितने भी लोग थे सब लोग डिसाइड करते हैं, जो भी ब्रिटिश ऑफिशियल, लैंडलॉर्ड और सब लोग थे, कि एक बार बोल के देखते हैं कि हम लोग सिर्फ 25% तक ही दे पाएंगे। ठीक है, हम लोग बस 25% ही फुल रीपेमेंट कर पाएंगे, इससे ज़्यादा हम लोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन उन लोग को ये बात कहीं ना कहीं उन लोग को लग रहा था कि गांधी जी इस पर नहीं मानेंगे, ही वुड नॉट गिव वे, कोई रास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी बोल के देखते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है, टू हिज अमेजमेंट, आश्चर्यजनक बात ये थी, मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड। जैसे ही उसने बोला कि 50%, गांधी जी बोलते हैं ठीक है, देयर दस ब्रेकिंग द डेडलॉक। और यहीं पे क्या हुआ, जो किस्सा था वो ख़त्म हुआ, है ना, कि वो लोग पहले गांधी जी 50% बोले, यहाँ ये लोग रिक्वेस्ट क्या, एक विनती रखे, प्लीड किए कि हम लोग सिर्फ 25% ही दे पाएंगे, और वहीं पे बात क्या हो गई, बंद हो गई। मतलब वो डेडलॉक था, यही सोल्यूशन निकला, यहीं पे जाकर के जो केस था, जो सुनवाई थी, जो भी इंक्वायरी था, वो बंद होता है, डेडलॉक होता है। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 50% बोल ले, ये लोग 25% पे माने, और फिर भी गांधी जी मान गए। दूसरी बात कि वो लोग गिल्टी थे और गांधी जी 25% पे ही अग्री कर गए, ऐसा क्यों? सोचने वाली बात है ना, बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात है कि इतना अत्याचार जिसका पेमेंट ही नहीं हो सकता था, फिर भी वो लोग अपनी गलती माने और रीपेमेंट के लिए बोले। गांधी जी शुरुआत में ही 50% बोल दिए, जबकि उन लोग से पूरा पैसा लेना चाहिए था, लेकिन फिर भी गांधी जी 50% बोले। 50% पे भी ना मान करके वो लोग 25% बोला, और गांधी जी उस पर भी मान गए। तो ये तो हमारी हार हुई ना, ये तो किसानों की हार हुई। लेकिन नहीं, अब इसको गांधी जी के नज़रिए से देखते हैं। दिस सेटलमेंट वॉज अडॉप्टेड यूनानिमसली बाय द कमीशन। और जैसे ही 25% पे गांधी जी माने, पूरा जो कमीशन था, पूरा जो संगठन था, वो एक साथ होकर के, यूनानिमसली का मतलब एक साथ होना, सम्मिलित होकर के, ठीक है, एक साथ होकर के, एक कलेक्टिव डिसीजन लेकर के सब लोग इस पे हामी भरते हैं, सब लोग इस पे मान जाते हैं। अब गांधी जी एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों वो 25% पे अग्री हो गए। गांधी जी के हिसाब से, गांधी एक्सप्लेन दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड was less important than the fact that the landlords had been obliged to surrender part of the money and with it part of their prestige। गांधी जी कहते हैं कि ये जो जीत थी, ये पैसे की जीत नहीं थी उनके हिसाब से। बात यहाँ पैसे की है ही नहीं, बात यहाँ पेमेंट की है ही नहीं, जो फुल रीपेमेंट या हाफ रीपेमेंट या 25% रीपेमेंट, बात उसकी है ही नहीं। ये रिफंड है, एक टाइम पे आया, ठीक है। बात यहाँ जीत किस चीज़ की हुई थी?
अमाउंट यहाँ मैटर करता ही नहीं था। यहाँ जीत किस चीज़ का था कि जो लैंडलॉर्ड्स थे और जो ब्रिटिशर्स थे, जो आज तक कभी जिनके सामने इंडियंस और फार्मर्स आंख नहीं उठाते थे, उन लोगों को आज क्या होना पड़ा, झुकना पड़ा। पैसे के साथ साथ तो झुके ही वो लोग, साथ साथ अपने प्रेस्टीज को भी क्या किया, झुका दिया। मतलब अपनी प्रतिष्ठा को भी उन लोगों को क्या करना पड़ा, सरेंडर करना पड़ा, समर्पित करना पड़ा, है ना। मतलब वो लोग सौंप दिए ना, देखा जाए तो 50% पे आखिर, जिससे सिर्फ लूटना जाने थे वो लोग। जो लोग अपनी चीज़ को भी मांगने आता था, जो शेयर क्रॉपर्स थे, वो लोग अगर अपनी चीज़ को भी मांगने जाते थे तो उन लोग के साथ जानवरों से भी ज़्यादा बदसलूकी की जाती थी, है ना। उससे भी बेकार उन लोग के साथ व्यवहार किया जाता था। और आज वही लोग यहाँ पे इन लोग को क्या कर रहे हैं, मुआवजा दे रहे हैं, रिफंड कर रहे हैं, है ना। कि हम लोग तुम लोग के साथ जो अत्याचार किए वो 25% कॉम्पनसेशन वापस नहीं था, वो मुआवजा था इस बात का कि तुम लोगों के साथ हम लोगों ने बदसलूकी की है। दूसरी बात, उनके सामने वो लोग का सर झुक गया था, उन लोग की प्रतिष्ठा झुक गई थी। उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा को क्या किया था, समर्पित कर दिया था, सौंप दिया था, है ना। तो यहाँ सिर्फ जीत पैसे से नहीं हुई थी, यहाँ बात अमाउंट की जीत थी ही नहीं। अगर वो लोग पूरा का पूरा पैसा ले लेते तो क्या होता, कल को जो ब्रिटिशर्स थे वो फिर भी सीना तान के चलते, दे तो दिए पूरा पैसा, किस बात का झुके तुम लोगों के सामने, है ना। तो वो क्या होता, वो इक्वालिटी नहीं आती, है ना। और जो इज़्ज़त इन लोगों को चाहिए थी, जो इज़्ज़त इन लोगों को मिलनी चाहिए था, जो इनका जो अकड़ था, जो शांत होना चाहिए था, जो ब्रिटिशर्स और लैंडलॉर्ड्स की जो अकड़ थी कि एक महज किसान के सामने ये लोग झुक गए, ये वाला जो अकड़ था ये अभी क्या हो गया, 25% में ही बेंड हो गया, है ना। वो बेंड हो गए थे और उनका जो प्रेस्टीज था, उनकी प्रतिष्ठा थी, उसको उन्होंने क्या किया, वहाँ पे झुका दिया, है ना। उसको उन्होंने समर्पित कर दिया, सौंप दिया। क्योंकि वो लोग, जो लोग, मतलब समझो एक तरीके से मालिक नौकर के सामने क्या हो गया, झुक गया। आज तक वो लोग उनको नौकर ही ट्रीट करते आए थे। उससे ज़्यादा न लैंडलॉर्ड फार्मर्स को कुछ समझते थे, ना ही इंग्लिशमैन कुछ समझते थे। और आज वो लोग सामने से अपने पैसे के लिए, अपने हक के लिए उन लोग के सामने आवाज़ उठा रहे थे। उनकी आवाज़ में इतना दम था कि ब्रिटिश ऑफिशियल विनती कर रहे थे कि नहीं 50 नहीं, 50 के बाद 25, 20। तो इस तरीके से क्या गिड़गिड़ाना, और वो अपने एटीट्यूड, अपने अकड़, हर एक चीज़ को इन्होंने अब इनके पाँव में था। किसके पाँव में, शेयर क्रॉपर्स के पाँव में था सब कुछ। यानी कि ये पैसे की जीत नहीं, ये यहाँ पे इनके सम्मान की जीत हुई है। Now, therefore, as far as the peasants were concerned, the planters had behaved as landlords above the law. और जहाँ तक किसानों की बात है, ये जो प्लांटर्स हैं, प्लांटर्स कौन है, लैंडलॉर्ड्स को बोला जा रहा है प्लांटर्स, इंग्लिशमैन को बोला जा रहा है, जिनका खेत है उनको प्लांटर्स बोला जा रहा है, ठीक है। ये जो प्लांटर्स हैं उन्होंने हमेशा अपने आप को भगवान समझा है और हमेशा अपने आप को कानून से ऊपर समझा है। Now the peasants saw that he had rights and defender. और अब ये लोग, यही प्लांटर्स ये जानते हैं इस बात को कि ये किसान अकेले नहीं हैं, इन लोग को अपने अधिकार का अच्छे से पता है और इनके पास एक रक्षक भी है। He learned courage. और जितने भी किसान हैं उनमें क्या आ गया है, अब करेज आ गया है, साहस आ गया है ना। अब ये बात जब भी कभी क्या होगा, ब्रिटिशर्स अत्याचार करने पे आएंगे या लैंडलॉर्ड्स किसानों पे कोई भी अत्याचार करेंगे तो उनको ये किस्सा हमेशा याद आएगा, हमेशा उनको, उनके दिमाग में ये बात आएगी, उनको हमेशा ये उनके दिमाग में चलेगा कि कहीं फिर से गांधी को बुला लिया तो, कहीं ये लोग फिर से इकट्ठा होकर के अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने आ गए तो। और अब इनमें तो हिम्मत भी आ गई है, अब तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। एक बार जो खड़ा हो गया है ना, एक बार अगर आप किसी के खिलाफ आवाज़ खड़ा कर दो और आवाज़ उठा दो तो फिर वो वापस, अब वो हिम्मत हमेशा बढ़ेगी, कभी घटेगी नहीं, है ना। सपोज़ एक इंसान है जिससे आप बहुत डरते हो, तो वो हमेशा गलत कर रहा है, आप बहुत डरते हो, कभी कुछ नहीं बोल पाते हो। लेकिन अगर वो गलत कर रहा है, अगर आप एक बार उसको बोलोगे ना, आप में वो हिम्मत दोबारा बोलने की हमेशा आ जाएगी, हमेशा वो हिम्मत आप में रहेगी कि आप अपने लिए स्टैंड ले पाओ, अपने लिए खड़े हो सको और अपने लिए आवाज़ उठा सको। और यहाँ पे इसकी शुरुआत हो गई थी। इसीलिए जितने भी प्लांटर्स थे, जितने लैंडलॉर्ड्स थे, इंग्लिशमैन थे, सबको ये बात मालूम अच्छे से हो गई थी
कि पेजेंट्स अब अकेले नहीं हैं, उनको अपने अधिकारों का पता है, उनको उनके पास एक रक्षक है, एक डिफेंडर है ना, उनकी रक्षा करने वाला कोई है, और उनमें साहस आ गया, उन्होंने साहस सीख लिया है कि साहस क्या होता है ना। साहस नाम की चीज़ होती है जो कि हर एक इंसान में होनी चाहिए, और उनको उस साहस को दिखाना है जब भी ज़रूरत पड़ेगी आगे। तो इवेंट्स जस्टिफाइड गांधीज पोजीशन। अब देखो, अभी तक क्या था कि जो किसान थे उनको नहीं पता था कि गांधी जी का प्रीवियस रिकॉर्ड क्या है, कि गांधी जी इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में क्या कर रहे हैं, गांधी आखिर है कौन, और गांधी ने साउथ अफ्रीका में क्या किया, है ना। इस सारी बातों के बारे में वहाँ के किसानों को कुछ नहीं पता था, उन लोगों को नहीं पता था, किसानों को। उन्होंने अपने सामने एक जीता जागता नमूना देख लिया, है ना, कि किस तरीके से अकेले, है ना, एक तरीके से देखा जाए तो अकेले वो हिम्मत दिखाते थे। उनका जो लीडर था, उनमें जो लीडरशिप क्वालिटी थी, उसने किस तरीके से किसान को, इतने सारे किसानों को, एक की बात नहीं थी, वहाँ हज़ारों किसान थे, और उन सब की लड़ाई वो अकेले लड़े, और उन सब के लिए उन्होंने क्या किया, उनको हक दिलाया, और ये सारी चीज़, अपना पोजीशन उन्होंने वहाँ पे खुद अपने सबके सामने क्या किया, एक बार फिर से अपने पोजीशन को बनाया, है ना। वहाँ पे प्रीवियस रिकॉर्ड, उनको किसी को वहाँ पे कुछ नहीं पता है, वहाँ जो किसान हैं, वहाँ के जो लोग हैं, किसी को गांधी जी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। लेकिन इतना ये सब नहीं जानने के बाद भी, वो सब बताने की भी ज़रूरत नहीं थी, है ना। यहाँ पे गांधी जी ने अपने आप को एक बार फिर से अपने पोजीशन को क्या किया था, प्रूव कर दिया था, जस्टिफाई। और वहाँ जितने भी क्रम हुए थे, जो भी चीज़ें इवेंट हुई थी, जो भी घटना वहाँ घटित हुई थी, सब गांधी जी के पोजीशन को, कि इंडिया में गांधी जी का क्या पोजीशन, और ब्रिटिशर्स के सामने गांधी जी का क्या पोजीशन है, ये गांधी जी एक बार फिर से उसको क्या किए, जस्टिफाई किए, है ना, एक बार फिर से उस पर खरे उतरे वो। विदिन अ फ्यू ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स अबैंडन्ड देयर इस्टेट। और इसका नतीजा ये हुआ, क्योंकि देखो गांधी जी ने, ऐसा नहीं हुआ कि ये केस ख़त्म हुआ और गांधी जी उनके पीठ से चले गए, है ना, उनके पीछे से या उनका साथ छोड़ करके चले गए। गांधी जी जाते भी थे तो वो बीच बीच में हमेशा वापस आते रहते थे, और वहाँ के ब्रिटिशर्स को ये पता चल रहा था कि इनके पीठ पे अब कोई है, इनका साथ देने वाला कोई है, ये लोग अकेले नहीं हैं। और इस वजह से क्या हुआ कि ब्रिटिश प्लांटर्स जो भी थे वहाँ पे, जिनका जितने भी जागीर, मैंने बताया था ना आपको कि जो भी चंपारण, बहुत जो पुराना अग्रीमेंट था, उस अग्रीमेंट के हिसाब से वहाँ की जो जागीर थी, जो बड़े बड़े खेत थे, वो उसको, जो बड़े बड़े प्रॉपर्टीज़ थी, उसको क्या किया गया था, या तो वो इंग्लिशमैन के नाम पे था, या तो लैंडलॉर्ड्स के नाम पे था। तो लैंडलॉर्ड्स का तो वो घर है, वो वहाँ से कहीं जाएंगे नहीं, लेकिन जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे, वो लोग वहाँ से भाग गए थे, अबैंडन हो गए थे, मतलब उसको छोड़ करके वो लोग जा चुके थे अपने जागीर को, ठीक है। वो लोग जिसके मालिक थे उसको, सब कोई को छोड़ करके वो लोग वहाँ से जा चुके थे, क्योंकि उनको पता था कि अब वो लोग वहाँ से खेती कराने के लिए किसी को ला नहीं सकते थे, और इन लोग को अब ये परेशान नहीं कर सकते थे, तो इनके खेत पे आखिर काम करेगा कौन। तो हर तरीके से वो लोग क्या हो गए थे, पावरलेस हो गए थे, होपलेस हो गए थे। इसी वजह से वो लोग के लिए वहाँ से जाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा, और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। विच रिवर्टेड टू द पेजेंट्स, इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड। और जिस जागीर से वो लोग जा चुके थे, जो खेत थे, जो प्रॉपर्टीज़ जो इंग्लिशमैन के नाम पे थी, तो वो लोग तो वहाँ से भगौड़े थे, सब भाग गए। और वहाँ से वो लोग भागे तो वो सारा जो प्रॉपर्टी था वो अब पेजेंट्स के नाम हो गया। वो वापस किसको मिल गया, किसानों को मिला, वहाँ के शेयर क्रॉपर्स को मिला, और हमेशा हमेशा के लिए इंडिगो शेयर क्रॉपिंग ख़त्म हो गई, गायब हो गई, वंचित हो गया वहाँ से, ठीक है। क्योंकि इंडिगो शेयर क्रॉपिंग किसकी वजह से था, इंडिगो ब्रिटिशर्स उगा रहे थे, ब्रिटिशर्स ही नहीं रहे तो वहाँ पे अब उनको अपनी मर्ज़ी से, वहाँ पे जो पेजेंट्स थे वो अपनी मर्ज़ी से खेती कर सकते थे, अपनी मर्ज़ी से चीज़ें उगा सकते थे, अपनी मर्ज़ी से वो लोग उस खेत का इस्तेमाल कर सकते थे। और जहाँ तक बात लैंडलॉर्ड्स की है, तो लैंडलॉर्ड्स भी अब उन पे अत्याचार नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनको भी पता था कि जो वहाँ पे पावर है, जो वहाँ पे लोग हैं, वो अब यूनाइट हो चुके हैं, और उनको अब अपने अधिकारों का अच्छे से पता है।
और जितना एस्टेट अब लैंडलॉर्ड्स के पास है उतने ही एस्टेट्स अब देखो पेजेंट्स के पास क्या होता था, पहले खेत नहीं होते थे, ठीक है, अपना लैंड नहीं होता था, इसीलिए वो लोग को मजबूरन अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए, सर्वाइवल के लिए या तो इंग्लिशमैन के लैंड पे काम करना पड़ता था या तो लैंडलॉर्ड्स के लैंड पे काम करना पड़ता था, ठीक है। तो अब क्या हो गया था कि जैसे ही ब्रिटिश प्लांटर्स वहाँ से गए तो वहाँ की जो ज़मीन थी पेजेंट्स को वापस मिली, तो अब उन लोगों को लैंडलॉर्ड्स की ज़रूरत कम पड़ने लगी। तो अब लैंडलॉर्ड्स रिक्वेस्ट करते थे कि मेरे खेत पे तुम काम करो, ठीक है। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या हो गई थी, एंटायरली पलट गई थी कि किसी को किसी के अधिकार का पता होता है तो कोई उसका मिसयूज़ नहीं कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे गांधी जी ने ये उन लोगों को सिखा दिया था, उनको साहस सिखा दिया था, उनको अपने राइट्स के बारे में सिखा दिया था। और सबसे बड़ी बात कि गांधी जी को अब सब पहचान गए थे, गांधी जी अपना पोजीशन वहाँ पे डिक्लेयर कर चुके थे, सब जानते थे कि गांधी कौन है, और कभी भी जब अत्याचार होगा, कोई अन्याय होगा तो उसके पीठ पे खड़े होने के लिए, उनको बचाने के लिए या उनके तरफ से लड़ने के लिए हमेशा वहाँ पे कोई गांधी रहेंगे, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी स्टोरी आप देखो कि इंडिगो, अभी स्टोरी ख़त्म नहीं हुई है, अभी भी थोड़ा पार्ट बाकी है विच वी विल डिस्कस लेटर। बट अभी आप देखो कि ये जो पूरा पार्ट था उसमें किस तरीके से बिना लड़ाई झगड़े के, बिना मारपीट के, बिना किसी तरह के वायलेंस के केस को जीता गया है ना। और एक इंसान, सिर्फ इकलौता इंसान किस तरीके से लीडरशिप दिखाता है, जो उनका कोई नहीं लगता है फिर भी उनके लिए जेल जाने को तैयार है। ये सारी चीज़ें गांधी जी को क्या बनाती है, एक लीडर बनाती है, एक लीडरशिप क्वालिटी दिखाती है उनमें। और ये लीडरशिप से इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये लीडरशिप। इनफैक्ट यू कैन से कि ये हमारे चैप्टर का मेन थीम भी है। पहला तो यूनिटी था, दूसरा लीडरशिप। ये दो चीज़ अभी तक फ़िलहाल ये बहुत इंपॉर्टेंट दो ऐसे थीम्स हैं जो इस चैप्टर से, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। और यूनिटी एंड लीडरशिप, तो ये सारे रेफरेंसेस आप गांधी जी से और शेयरक्रॉपर्स की यूनिटी, इन सारी चीज़ों से। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे लॉयर्स ने भी एक बार यूनिटी दिखाई जब वो लोग कंसल्ट करते हैं और यूनाइट होकर के पूरे इंक्वायरी और ये सारी चीज़ों को करते हैं, तो वहाँ पे भी आपको यूनिटी दिखाई देती है ना। तो यूनिटी का यहाँ पे चैप्टर में दो एग्जाम्पल है। एक बार जब सारे किसान मोतिहारी कोर्ट हाउस के बाहर इकट्ठे हो जाते हैं, दूसरा जब सारे लॉयर्स मिल करके एक यूनाइटेड डिसीजन लेते हैं कि नहीं, गांधी जो एक स्ट्रेंजर हो करके और इन लोग के लिए जेल जाने को तैयार है, तो हम लोग यहाँ के निवासी हो करके भी, और जिन्होंने हम पूर्वजों को, जिनके पूर्वजों ने भी हमारी सेवा की, हम लोग उनके लिए आज खड़े नहीं हो सकते हैं। तो ये बहुत शर्मिंदगी की बात होगी अगर हम लोग यहाँ से भाग गए तो, है ना। तो ये सोच करके वो लोग यूनिटी दिखाते हैं और गांधी जी के साथ लड़ने को तैयार हो जाते हैं। अब जब वो लोग अलग अलग जगह पे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग लॉयर्स पहुंचते हैं केस लड़ने के लिए अलग अलग पार्ट्स में, तो क्या होता है कि जो ब्रिटिश ऑफिशियल है वो लोग घबरा जाते हैं, सब बैफिल्ड हो जाते हैं, है ना। और उस घबराहट में सर एडवर्ड गेट देखते हैं कि चारों तरफ आखिर चल क्या रहा है। हर कोर्ट में बस शेयर क्रॉपर्स का किस्सा चल रहा है, सब कॉम्पनसेशन की बात कर रहे हैं, आखिर हो क्या रहा है। तो इसी बौखलाहट में सर एडवर्ड गेट गांधी जी से मिलने के लिए उनसे मीटिंग रखते हैं और उनको पेश होने के लिए बोलते हैं। तो यहाँ पे भी यूनिटी दिखाई गई, तभी तो केस ड्रॉप करने के लिए बोला गया। ये सारी चीज़ें क्यों हुई, क्योंकि यूनिटी दिखाई दी दोनों जगह पे, है ना। और लीडरशिप की हर जगह पे गांधी जी जब भी जेल जाने के लिए तैयार थे तो वो मेक श्योर करते थे कि उनके किसानों को कुछ ना हो, और ऐसा ना हो कि केस बंद हो जाए या उनके हक की लड़ाई कोई और ना लड़े, मेरे अंदर जाने के बाद जो चीज़ें हैं वो बंद हो जाए। वो आगे का प्लान हमेशा रेडी रखते थे कि कोई पीछे से लोगों को रेडी करते थे कि अगर मैं जेल में भी रहूं तो ये प्लान चलता रहे और इसी प्लान से लोग काम करें और चीज़ों को आगे बढ़ाते रहें और किसान ऐसा ना हो कि अकेले रह जाएं, ठीक है। तो ही ऑलवेज मेड श्योर दैट, वो हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखा उन्होंने। तो ये एक लीडरशिप की लीडर की एक क्वालिटी होती है कि वो अपने लोगों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता है, भले वो मैदान में वो खुद रहे या ना रहे, उसके पास एक प्लान होता है, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स वर द क्वालिटीज़ ऑफ Mahatma Gandhi and some of the things that he taught the sharecroppers and the lawyers also of Bihar. So till here we have discussed, and the rest of the chapter we will discuss it in the next lecture. Thank you.